नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारणीकरण, जो हम अभी तक काव्य शास्त्र में जो भी पहले के टॉपिक हैं वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरी काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की आज का टॉपिक शुरू करते हैं, साधारणीकरण। प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में साधारणीकरण रस निष्पत्ति की वह स्थिति है जिसमें पाठक या दर्शक कोई अभिनय देखकर या काव्य पढ़कर उससे तादात्म्य स्थापित करता हुआ उसका पूरा रसास्वादन करता है। तो यहाँ पे साधारणीकरण में बताया गया है कि रस निष्पत्ति, जैसे कि रस निष्पत्ति मैंने आपको बता दिया कि रस निष्पत्ति क्या है कि किसी मतलब कई तरह के पदार्थों को मिला के एक तरह का रस तैयार करना और उसका आस्वादन करना रस निष्पत्ति है। तो उसी तरह से तो ये बता रहे हैं कि साधारणीकरण रस निष्पत्ति की वह स्थिति है जिसमें कोई मतलब दर्शक किसी नाटक को पढ़ या देख रहा है तो उसको देखकर उससे तादात्म्य स्थापित करना, मतलब कि उससे मतलब अपने भाव को जोड़ लेना, उससे एक रिश्ता बना लेना, मतलब कि उसका पूरा रसास्वादन करता है। मतलब उसमें इतना खो जाना कि जैसे जब हम खो जाते हैं तो इसका मतलब कि हम उसका पूरा रसास्वादन कर रहे हैं, उसका पूरा आनंद हम उठा रहे हैं। ठीक है, यह वह स्थिति होती है जिसमें दर्शक या पाठक के मन में मैं और पर का भाव दूर हो जाता है और वह अभिनय या काव्य पात्रों के भाव में विलीन होकर उसके साथ एकात्मकता स्थापित करता है। तो मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इसमें मतलब दर्शक या पाठक जो भी होते हैं वो मतलब अपना पराया भूल करके वो जो नाटक का भाव है उसमें खो जाता है और उसके साथ मतलब एकात्मकता स्थापित करता है। मतलब वो एक तरह से लगाव स्थापित करता है, मान सकते हैं। या फिर जैसे वो उसको लगता है कि जो भी उसकी मतलब जो कहानी वो फील करता है उस कहानी को, उस नाटक को। ठीक है, तो साधारणीकरण रस के अंतर्गत आता है, तो ये जान लेंगे। साधारणीकरण जो है वो रस के अंतर्गत आता है। साधारणीकरण का उल्लेख सबसे पहले भट्टनायक ने रस निष्पत्ति के अंतर्गत किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि साधारणीकरण का उल्लेख सबसे पहले भट्टनायक ने रस निष्पत्ति के अंतर्गत किया था। भट्टनायक ने रस निष्पत्ति के लिए साधारणीकरण को परम आवश्यक माना है। ठीक है, साधारणीकरण भारतीय काव्यशास्त्र की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। अब हम देखेंगे साधारणीकरण का अर्थ क्या है। साधारणीकरण का आशय है सामान्यीकरण, अर्थात जब विभाव आदि का विशेषत्व पूर्णतया समाप्त होकर सामान्य हो जाए तो इस अवस्था को साधारणीकरण कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी विभाव आदि जो भी विभाव अनुभव ये सब है उनका जो विशेष चीज़ें मतलब विशेषत्व ना होकर वो मतलब सामान्य हो जाए, सामान्य सी लगने लगे। जैसे कि ये जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं तो वो नाटक की कहानी किसी मतलब जब देखते टाइम आपको ऐसा लगे कि वो नाटक की कहानी जो वो नाटक कर रहे सिर्फ उनकी नहीं है या फिर किसी और की नहीं है, वो कहानी आपकी है। मतलब जब इस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं तो उसको हम साधारणीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कवि का भाव कवि का न लगकर हमें अपना लगने लगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जो भी कवि बताना चाहता है वो भाव उसको आपको कवि का ना लग के ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरे ही भाव के बारे में बात कर रहा है। जैसे बाल लीला करते हुए कृष्ण यशोदा का पुत्र ना लगकर हमें अपना पुत्र लगने लगे और उसके प्रति यानी कृष्ण के प्रति हमारे भाव वैसे ही हो जाए जैसे यशोदा के हैं। ये स्थिति साधारणीकरण है। मतलब कि जैसे अगर कृष्ण और यशोदा की बात की जाए तो मतलब उसको इस तरह से इसे दिखाया भी गया है या फिर मतलब दिखाया जा रहा हो तो जब हम देखते हैं तो मतलब उसमें ऐसा ना देखने में तो फिर हम इतने खो जाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ कृष्ण और यशोदा की कहानी है। मतलब वो हम कहीं ना कहीं उससे अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं उससे
और लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी भी कहानी है। तो ये जो स्थिति होती है कि जब हम उन चीज़ों में खो जाते हैं तो उसको ही हम साधारणीकरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद साधारणीकरण से संबंधित प्रमुख व्याख्याकारों के मत। जो साधारणीकरण से संबंधित किन किन व्याख्याकारों ने अपने मत दिए हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले भट्टनायक हैं, क्योंकि यही मतलब साधारणीकरण के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो क्योंकि इन्होंने साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसलिए इनको प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद भट्टनायक के अनुसार विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है। मतलब भट्टनायक कहते हैं कि जो विभाव है, अनुभाव और अस्थायी भाव है, सभी का साधारणीकरण होता है। इन्होंने भावकत्व को साधारणीकरण माना है और इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, भावकत्व साधारणीकरण तेन ही व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीकरणी क्रियन्ते। अर्थात भावकत्व ही साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभाव आदि और अस्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। तो भावकत्व का आशय दर्शक के भाव का एक हो जाना है। मतलब यह बताया जा रहा है कि जो भट्टनायक हैं वो भावकत्व को साधारणीकरण मानते हैं। मतलब उनका कहना ये है कि जैसे मतलब जो लेखक है और जो पाठक है, उन दोनों के मतलब भाव का एक हो जाना। जब पाठक उस चीज़ को पढ़ रहा है जो लेखक ने लिखा है, या फिर जो मतलब जो दिखाया जा रहा है नाटक, उसमें अगर दर्शक के भाव भी एक हो गए, मतलब जो दिखाना चाहता है नाटककार, मतलब वैसा ही दर्शक को भी लगता है, तो वहाँ उसी को हम साधारणीकरण मानते हैं। ठीक है। तो इस तरह से विभाव आदि का भी और अस्थायी भाव का भी साधारणीकरण हो जाता है, ऐसा भट्टनायक का मानना है। उसके बाद अभिनवगुप्त के अनुसार, तो अभिनवगुप्त कहते हैं कि व्यंजना के विभावना व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है। उनके कहने का तात्पर्य है कि साधारणीकरण द्वारा कभी निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष नहीं लगकर सामान्य प्राणी बन जाता है। मतलब अभिनवगुप्त कहते हैं कि जब साधारणीकरण होता है तो हमें क्या लगता है, मतलब जो हम नाटक देखते हैं तो वो कोई जो व्यक्ति हमें दिखाया जाता है तो वो एक विशेष पात्र ना लगकर, जैसे हमें राम की कहानी दिखाई जा रही है, कृष्ण की कहानी, तो उसको देखते टाइम हमें मतलब वो राम और कृष्ण एक भगवान ना लगकर वो एक सामान्य प्राणी मात्र लगने लगते हैं, जो कि मतलब जैसे हम हो उस तरह से। मतलब जब हम नाटक देख रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि कहीं ऐसी कहानी जिससे हम इतना खो जाते हैं उसमें, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कहानी है। वह देश काल के सीमाबद्ध नहीं रहकर सार्वदेशिक बन जाता है। मतलब देश काल के सीमाबद्ध नहीं रहकर मतलब कि जैसे टाइम का भी कोई वो नहीं रहता कि मतलब ये तो इस टाइम की कहानी नहीं है, तो बहुत पहले की। मतलब आपको देखने टाइम ऐसा भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मतलब ये तो अभी की कहानी है। ठीक है। अभिनवगुप्त के अनुसार साधारणीकरण विभाव आदि का नहीं होता है, अपितु अस्थायी भाव का होता है। तो विभाव, अनुभाव और अस्थायी भाव ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ रस के दौरान। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि साधारणीकरण विभाव का नहीं होता है, अस्थायी भाव का होता है। अस्थायी भाव का मतलब जो भाव हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है। ठीक है। तो उसके बाद आचार्य विश्वनाथ का क्या मत है, तो सबसे पहले इनकी बुक का नाम साहित्य दर्पण याद रखेंगे। विभाव आदि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। जैसे कि पहले ही बता दिया गया था कि जैसे जब दर्शक या पाठक नाटक देखता है या पढ़ता है तो वो अपने पराये को भूल जाता है और उसमें खो जाता है। ठीक है। तो विश्वनाथ भी वैसे ही कह रहे हैं कि विभाव आदि का अपने पराये आदि की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। ठीक है। विश्वनाथ ने आलम्बन, आश्रय, पाठक सभी का साधारणीकरण माना है। तो विश्वनाथ कहते हैं कि मतलब साधारणीकरण सभी का हो जाता है, जो उसमें आलम्बन है, आश्रय है और पाठक है। मतलब कि जो लेखक है और पाठक है, और या जो नाटककार है और पाठक है, सभी का मतलब ये साधारणीकरण मानते हैं।
आश्रय के साथ प्रभात दर्शक पाठक सहृदय का तदात्म पर विशेष बल दिया है। ठीक है, तो उसके बाद जगन्नाथ का क्या मत है? इनके अनुसार साधारणीकरण तात्विक रूप से संभव नहीं है। इनका मत है कि साधारणीकरण कोई वस्तु नहीं है, यह मत ही भ्रामक है। मतलब जगन्नाथ जो है वो साधारणीकरण को मानते ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन या भावना दोष की स्थापना किया है। मतलब ये साधारणीकरण के स्थान पे दोष दर्शन या भावना दोष की स्थापना करते हैं। मतलब ये साधारणीकरण को नहीं मानते। यह ऐसा दोष है जैसा कि सीपी के टुकड़े को देखकर चांदी के टुकड़े का भ्रम होता है। ये कहते हैं कि ये एक ऐसा दोष है साधारणीकरण, ये सीपी के टुकड़े को जैसे देखकर हमें चांदी के टुकड़ों का भ्रम होता है, वैसा ही मतलब ये एक दोष है। उसके बाद आधुनिक काल के जो लेखक हैं या आलोचक हैं, उन लोगों ने क्या कहा है मतलब साधारणीकरण के बारे में। तो सर्वप्रथम हम रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, क्योंकि जब भी आधुनिक काल के चिंतकों आलोचकों की बात आती है तो सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल को ही देखते हैं। तो आधुनिक चिंतकों में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी तथा केशव प्रसाद मिश्र आदि ने भी साधारणीकरण की व्याख्या की है। मतलब इतने लोगों ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। ठीक है, जो आधुनिक काल के में है। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल इन्होंने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण माना है। मतलब ये सिर्फ आलम्बन को साधारणीकरण मानते हैं और इन्होंने साधारणीकरण को दो पक्षों में ग्रहण किया है। साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है, सहृदय का आश्रय के साथ तदात्म्य होता है। ठीक है, मतलब कि जो साधारणीकरण है वो आलम्बन का होता है और जो सहृदय या फिर मतलब जो दर्शक है या पाठक है उसका मतलब आश्रय के साथ, जो मतलब मुख्य पात्र है उसके साथ तदात्म्य होता है। इनका मानना है रामचंद्र शुक्ल का, मतलब उसके साथ उसके मतलब भाव मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने काव्यानंद अथवा रस को ब्रह्मानंद सहोदर नहीं माना है, अपितु सामाजिक के धरातल पर रस की नवीन व्याख्या की। मतलब इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर ना मान के इन्होंने रस की नवीन व्याख्या की है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बन धर्म को साधारणीकरण माना है। ठीक है, जैसे कि पहले आगे पीछे बता चुके हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने साधारणीकरण न तो आलम्बन का होता है और न ही आश्रय का। साधारणीकरण तो कवि की अनुभूति का होता है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि जैसे ना ही आलम्बन का आलम्बन और आश्रय भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो वो मानते हैं कि ना आलम्बन का साधारणीकरण होता है और ना ही आश्रय का। साधारणीकरण किसका होता है? कवि की अनुभूति का। मतलब जो कवि लिख रहा है और वो किस अनुभूति के साथ लिख रहा है, किस अनुभव के साथ लिख रहा है, तो मतलब उसका साधारणीकरण डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? इन्होंने सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण माना है। तो ये मानते हैं कि जो दर्शक या पाठक होता है उसका मतलब उसके चित्त का या उसके हृदय का साधारणीकरण होता है। ठीक है, तथा साधारणीकरण के संदर्भ में योग की मधुमती भूमिका की कल्पना की है। तो यहाँ योग की मधुमती भूमिका का क्या अर्थ है कि मतलब कि जैसे कोई चीज़ देख करके, मतलब जब आप कोई नाटक देख रहे हो या पढ़ रहे हो तो आप मतलब उसमें मतलब आपका जो दिमाग है वो आप उसमें इतने खो जाए कि आप मतलब कोई आपका दिल दिमाग कोई तर्क ही ना कर पाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं योग की मधुमती भूमिका। तो बोलते हैं कि साधारणीकरण मतलब ऐसी चीज़ है जो मतलब वो तब मानी जाएगी जब आप कोई नाटक या कोई दृश्य देख के आप बिल्कुल मतलब आप कोई भी तर्क करना भूल जाएं। ठीक है, उसके बाद श्याम सुंदर दास ने सहृदय की चित्त का साधारणीकरण माना है। मतलब सहृदय का चित्त मतलब जो दर्शक या पाठक हैं उनके हृदय का साधारणीकरण श्याम सुंदर दास ने माना है। उसके बाद केशव प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने सबसे पहले साधारणीकरण के संदर्भ में मधुमती भूमिका की कल्पना की तथा कहा कि चित्त का निर्वितक हो जाना ही मधुमती भूमिका या साधारणीकरण है।
मतलब केशव प्रसाद मिश्र भी कहीं ना कहीं वो श्याम सुंदर दास की तरह ही बात कर रहे हैं कि साधारणीकरण जो होता है मतलब दर्शक का होता है और इस तरह से होता है कि मतलब वो उसका चित्त या हृदय मतलब निवृत्त हो जाए, मतलब वो कोई तर्क कर ही ना पाए। ठीक है। उसके बाद केशव प्रसाद मिश्र ने सहृदय की चेतना का साधारणीकरण माना है। मतलब कि चेतना का मतलब कि जैसे आप कोई चीज़ देख के इतने खो जाएं कि आप कोई प्रश्न पूछना ही भूल जाएं। ठीक है। उसके बाद नंद दुलारी वाजपेयी, इनका क्या मानना है? साधारणीकरण का अर्थ दर्शक या पाठक के बीच भाव का तादात्म्य है। मतलब ये साधारणीकरण का अर्थ मानते हैं कि दर्शक या पाठक के बीच तादात्म्य मतलब कि एक भाव स्थापित हो। जो भी कवि या मतलब नाटककार जो भी अपने भाव मतलब उन तक पहुंचाना चाहता है वो मतलब पहुंच जाए, तो इसको बोला जाएगा कि मतलब उनके भाव का तादात्म्य स्थापित हो गया दर्शकों के बीच। ठीक है। उसके बाद नंद दुलारी वाजपेयी ने कवि कल्पित सभी व्यापारों का साधारणीकरण मानते हैं। ठीक है। तो नंद दुलारी वाजपेयी कवि कल्पित सभी व्यापारों का साधारणीकरण मानते हैं। उसके बाद गुलाब राय नाटकीय प्रपंच, नाटककार, प्रेक्षक, दर्शक सभी का साधारणीकरण माना है। तो मतलब इनका भी मानना है कि जो मतलब नाटक कर रहा है और जो नाटक देख रहा है तो सबका साधारणीकरण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है साधारणीकरण। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।